आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान के तबरीज शहर में धमाके से अफरा तफरी, नाइट्रोजन टैंक फटने की वजह बताई गई। इसराइल के कई इलाकों में लगी खतरनाक आग, कई इमारतें राख, सैकड़ों लोग घर छोड़ भागे। ईरान ने कहा इसराइल की सीजफायर नियत पर है शक, हर हरकत पर नजर। गजा में एंटी टैंक मिसाइल से इसराइली सिपाही की मौत, लड़ाई और तेज हुई। हमास का इल्जाम, नेतन्याहू को नहीं चाहिए डील, बस जंग जारी रखनी है। इसराइल ने कहा सीरिया से डील हो सकती है मगर गोलान हाइट्स की मांगी कुर्बानी। लेबनान का ऑफर, अगर इसराइल पीछे हटे तो हम हिजबुल्लाह को लितानी रिवर के पार भेज सकते हैं। और यूक्रेन ने लिया खतरनाक फैसला, बारूदी सुरंगों से जुड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी से खुद को किया अलग। आजाद बुलेनिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 29 जून 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। आज ईरान में 2 जबरदस्त धमाके हुए जिससे अफरा तफरी फैल गई और अफवाहें भी कि कहीं इसराइल ने फिर से हमला तो नहीं कर दिया। लेकिन इसराइल सीजफायर के बाद इतनी जल्दी ये हिमाकत नहीं कर सकता। असल में ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न शहर तबरीज में आज सुबह रिफाइनरी से उठते धुएं और धमाके की खबर ने कई खबरों को जन्म दे दिया। इसराइल की तरफ से कोई हमला हुआ है, इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। लेकिन ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से बताया गया कि धमाका एक नाइट्रोजन टैंक फटने की वजह से हुआ और रिफाइनरी अब भी नॉर्मल तरीके से काम कर रही है। इस धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले एक लोकल क्राइसिस मैनेजमेंट अफसर के बयान को कोट करते हुए मीडिया ने बिल्कुल अलग रिपोर्ट दी थी। वो रिपोर्ट कह रही थी कि तबरीज में जो धमाके सुने गए वो इसराइली हमले के बाद बचे हुए बिना फटे बमों को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस का हिस्सा थे। लेकिन बाद में पता चला ये खबर ठीक नहीं थी। इधर इसराइल में खतरनाक आग लगने की खबर है। कई इमारतों के राख होने की भी बात कही जा रही है और खुद इसराइली मीडिया इसे बता रहा है। द टाइम्स ऑफ इसराइल और दूसरे इसराइली मीडिया ग्रुप्स, उन सब के मुताबिक हाइफा के हलीसा इलाके में खुले मैदान में खतरनाक आग लग गई। इसके साथ ही सी ऑफ गलीली के पास भी आग फैल गई। कुछ और इलाकों में भी आग लगी है, जिसके बाद पुलिस ने पहली लाइन के मकानों को फौरन खाली करवाने का हुक्म दिया है। सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग चुके हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक हाइफा में गश इत्जोन स्ट्रीट में जो लोग रहते थे, इस स्ट्रीट के आसपास, उन लोगों को निकाला गया है। इलाका खाली करवाया गया है ताकि उनकी जान सलामत रह सके। कम से कम 4 इमारतें और एक पोर्टेबल स्ट्रक्चर जलकर बर्बाद हो चुके हैं, राख हो चुके हैं। आग लगने के बाद 10 फायर ब्रिगेड यूनिट्स और आग बुझाने वाली 6 हवाई जहाज़ जो हैं वो मौके पर भेजे गए। हवाई जहाज़ों से भी पानी गिराया गया ताकि आग जल्दी बुझे। खबर लिखे जाने तक और मेरे पढ़े जाने तक आग काबू में नहीं आई थी और हवा की वजह से इसका फैलाव और तेज़ हो रहा था। तेज़ हवाओं से आग कई और इलाकों में फैल सकती है, इसराइल के लिए मुश्किल का सबब है। इसराइली पुलिस और लोकल अथॉरिटी ने इस इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि ज़ायनी मीडिया इस आग को ख़तरनाक और ये इस तरीके से बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जंग के माहौल में ऐसे वक्त आग का लगना सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर है या फिर कुछ और, इसको लेकर भी सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल उठ रहे हैं, जवाब अभी बाकी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सुन लीजिए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया और फोर्दो में बम हमारा ऐसे घुसा जैसे मक्खन में छुरी घुसती हो। अब वहाँ सिर्फ पत्थर और मलबा बचा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब तक के सबसे ज़बरदस्त हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये हमला ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस का खात्मा था, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो। डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो ईरान का सबसे गहरा और महफूज प्लांट माना जाता है, उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे बम ने फोर्दो को ऐसे चीर डाला जैसे वो मक्खन हो। अब वहाँ हज़ारों टन पत्थर और मलबा पड़ा है, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं। इधर इन दावों के बरक्स ईरान कहता आया है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग बता रहे हैं। ईरान से जुड़ी एक और खबर है। ईरान ने इतवार को वाज़ेह कर दिया है कि उसे इसराइल पर कोई एतबार नहीं है कि वो हालिया सीज़फायर का एहतराम करेगा। इसराइल ने इस जंग की शुरुआत ईरान पर बमबारी करके की थी। ईरानी हुक्काम ने कहा कि एक तरफ तुम हमारे शहरों पर बम गिराते हो, हमारे साइंटिस्ट को मारते हो और फिर उम्मीद करते हो कि हम बातचीत करें। ये कैसे मुमकिन है?
अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये सीज फायर वाकई कुछ दिनों तक चल पाएगा, या फिर ये सीज फायर एक जंग का महज एक ब्रेक है जिसके बाद तबाही का अगला दौर शुरू होना है। फिलहाल अब भी अलर्ट पर है ईरान और इसराइल की हर हरकत को वो शक की निगाह से देख रहा है। अब खबरें गजा से। इजरायली फौज ने तस्दीक की है कि नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप में चल रही जंग के दौरान एक और इसराइली सिपाही की मौत हो गई है। आज मारा गया सिपाही जो है उसका नाम है यिसराएल नाथन रोसेनफील्ड, जो 20 साल का था। अभी उसने इस दुनिया में गजा के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं देखा था और वो गजा की ज़मीन से ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। रोसेनफील्ड को जबालिया इलाके में एक एंटी टैंक मिसाइल ने निशाना बनाया। इसराइल के N12 चैनल ने बताया कि 601वीं बटालियन के सिपाही एक इमारत में आईडी जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उनकी मौजूदगी की जांच कर रहे थे कि कहीं यहाँ पर हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने कोई आईडीज़ वगैरह तो नहीं लगाई हैं। इसी दौरान एक हमला हुआ जिसमें ये सिपाही मारा गया। इस हमले से एक बार फिर ये साबित हुआ है कि गजा के नॉर्थ इलाकों में जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। हर इमारत एक जाल बन चुकी है और हर नुक्कड़ एक बम पॉइंट बन चुका है। ये वही नॉर्थ गजा का इलाका है जहां आज ही IDF ने वहां की आबादी को पूरी तरीके से इलाका खाली करने का हुक्म दिया है और कहा है कि बस आज 29 जून की तारीख में इस इलाके को आप खाली कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने वाले हैं। मैंने आपको दिन में ही खबर दी थी कि इसराइल एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन अप्रूव करने जा रहा है जैसा ऑपरेशन उसने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक नहीं चलाया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। हमास का इल्ज़ाम है कि नेतन्याहू डील नहीं चाहता, वो सीज़ फायर की राह में अड़ंगे डाल रहा है। महमूद मरदावी बोले कि वो बस 10 होस्टेजेस के नाम चुनकर दिखावा कर रहा है, असल मकसद डील को नाकाम करना है। हमास के सीनियर लीडर हैं महमूद मरदावी। उन्होंने आज इतवार को कहा कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जानबूझकर ऐसी शर्तें रख रहा है जो किसी भी सीज़ फायर डील को नामुमकिन बना दें। हो ही ना पाए इन शर्तों के साथ कोई भी डील। अपने टेलीग्राम बयान में मरदावी ने लिखा कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है जब वो ये कहता है कि होस्टेज रिलीज़ के नामों में उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं है। हकीकत यह है कि वो सिर्फ 10 नाम खुद चुनना चाहता है ताकि डील कभी पूरी ना हो, अपनी पसंद के नाम। उसे 10 जिंदा होस्टेजेस से मतलब नहीं बल्कि अपनी पसंद के 10 जिंदा होस्टेजेस से मतलब है। मरदावी ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पहले से तय हुई शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। वो जानबूझकर डील की रफ्तार रोक रहा है और उसका मकसद सिर्फ वक्त खींचना और जंग जारी रखना है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में हालात फिर से तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और होस्टेज डील की उम्मीदें अब फिर से धुंधली होती दिख रही हैं, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप डील करने को लेकर प्रेशर डाल रहे हैं। वो देर रात, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग ट्वीट करते हैं कि मेक द डील नाउ, अभी अभी डील करो। तुम इसराइल पर प्रेशर वो डाल रहे हैं। फिलहाल हमास का जो कहना है वो ये कि नेतन्याहू को डील नहीं चाहिए और नेतन्याहू कह रहा है कि हमास शर्तें मान नहीं रहा है। मगर बीच में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो है गजा का आम इंसान, जो हर रोज़ इसराइली बम और गोलियों से मारा जा रहा है। आज भी अब तक दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, वेस्ट बैंक की बात करते हैं। इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत ने आज दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में हमास से जुड़ा एक बड़ा और ख़तरनाक नेटवर्क तोड़ दिया है। 60 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन पर इल्ज़ाम है कि वो इसराइली ठिकानों पर हमले की साजिश में शामिल थे या प्लानिंग कर रहे थे। शिन बेत के मुताबिक हमने 10 ऐसे सेल्स को पकड़ा है जो बेहद जल्द फायरिंग, ब्लास्ट या दूसरे तरीक़ों से इसराइल पर हमला करने की तैयारी में थे। इस बयान में ये भी कहा गया कि हमास के लीडर्स वेस्ट बैंक में नए लड़ाकों की भर्ती, ट्रेनिंग और हथियारबंदी कर रहे थे ताकि इसराइली फ़ौज और सिविल टारगेट्स पर शूटिंग और बॉम्बिंग अटैक्स किए जा सकें। ये ऐलान दोस्तों उस वक्त हो रहा है जब वेस्ट बैंक में हालिया महीनों में इसराइली रेड्स और गिरफ्तारियां तेज़ हुई हैं और सेटलर्स जो दंगाई हैं वो भी फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। आज ही कई जगह उनकी फसलों को आग लगाई गई, कल उनकी गाड़ियों और घरों को आग लगाई गई थी। और इसराइल बार बार कहता आ रहा है कि वेस्ट बैंक में भी हमास की मिलिटेंसी बढ़ रही है, लेकिन उसे सेटलर्स की मिलिटेंसी नहीं दिखती। जबकि एक सच ये भी है कि इसराइल इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर फ़लस्तीनी नौजवानों को सालों तक जेल में सड़ाने के लिए बदनाम है। जो जवान इसराइल की जेल में अपनी नौजवानी में जाता है वो बूढ़ा होकर या अधेड़ होकर निकलता है, या हम सब ने देखा है। हालांकि हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी तक इस गिरफ्तारी मुहिम या ऑपरेशन पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है।
अब बात सीरिया और इसराइल की। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार ने कहा है कि सीरिया के साथ रिश्ते बहाल करने के फैसले से हम इनकार नहीं करते, मगर शर्त यह है कि गोलान हाइट्स पर इसराइल का कंट्रोल बना रहना चाहिए और सीरिया को गोलान हाइट्स पर अपना दावा छोड़ना होगा। कीमत और कुर्बानी तो चुकानी होगी ताल्लुकात के लिए। i24 न्यूज़ से बातचीत में सार ने कहा कि अगर कोई पीस अग्रीमेंट या अमन मुआहिदा या नॉर्मलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी आती है और गोलान हाइट्स हमारे पास रहता है तो ये इसराइल के मुस्तकबिल के लिए एक पॉजिटिव कदम होगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीरिया और इसराइल के दरमियान पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें फिर से तेज़ हो गई हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस साल के आखिर तक दोनों मुल्कों के दरमियान एक नॉर्मलाइजेशन डील हो सकती है जिसके तहत दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। मगर गोलान हाइट्स हमेशा से एक बड़ा नाजुक इलाका रहा है। इसे इसराइल ने 1967 की जंग में सीरिया से कब्जा लिया था और 1981 में उसे अपना हिस्सा बाकायदा करार दे दिया था, जबकि सीरिया आज भी इसे अपना इलाका मानता है। इसराइल के बयान का लबो लुआब ये है कि डील चाहिए मगर हमारी शर्तों पर। अब देखना यह है कि सीरिया की हुकूमत इसका जवाब क्या देती है और क्या ये मुकम्मल अमन की तरफ कोई पहला कदम होगा या फिर एक और सियासी छलावा, एक और मकड़जाल। सीरिया से एक और खबर है। सीरिया ने प्रेसिडेंट अहमद अल शरा पर कत्ल की साजिश की खबरों को झूठ बताया है। सीरियाई हुकूमत ने आज उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें यह दावा किया गया था कि सीरिया के सदर अहमद अल शरा उर्फ जोलानी पर दारा सूबे के दौरे के दौरान एक कत्ल की कोशिश नाकाम कर दी गई। इस बात को झुटला दिया गया। सरकारी जो मीडिया है, बल्कि सीरिया की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है सना, उसने एक सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि सीरियाई फ़ौज और तुर्की की इंटेलिजेंस ने सदर अहमद अल शरा पर कोई हमला नाकाम बनाया हो। ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। लेबनान ने अमेरिका को एक ऑफ़र दिया है कि इसराइल पीछे हटे, हम हिजबुल्लाह को लिटानी रिवर के लिटानी दरिया के पार ले जाएंगे। सीनियर अफसर ने कहा कि बग़ैर इसराइली वापसी के हम साउथ में हिजबुल्लाह को ना रोक सकते हैं और ना ही निहत्ता कर सकते हैं। लेबनान ने अमेरिका के सामने एक प्रपोज़ल रखा है कि अगर इसराइल लेबनानी इलाकों से अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले तो बदले में हिजबुल्लाह अपने भारी हथियार लिटानी रिवर के नॉर्थ में शिफ्ट कर देगा, साउथ से हटा लेगा। अशर्क अल अवसत अखबार से बात करते हुए एक सीनियर लेबनानी ओहदेदार ने कहा कि हम अब एक ऐसे डेड एंड इक्वेशन में फंसे हैं जिसमें एक तरफा फैसला मुमकिन नहीं है। बग़ैर इसराइल की वापसी, गोलाबारी की बंदी और कैदियों की रिहाई के हम हिजबुल्लाह को ना निहत्ता कर सकते हैं, उसके हथियार नहीं छीन सकते और ना ही उसे रोक सकते हैं। इट मीन्स कि हिजबुल्लाह को ऐसे रोकना और निहत्ता कर देना मुश्किल है। अमेरिकी हुक्काम को साफ ये बता दिया गया है कि सिर्फ लेबनान पर प्रेशर डालने से हल नहीं निकलेगा, दोनों तरफ से कदम उठाने होंगे, इसराइल को भी समझाना होगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह पर इसराइल के हमले तेज़ हो रहे हैं और अमेरिका लगातार ये चाहता है कि हिजबुल्लाह साउथ से हटे और हथियार छोड़ दे। बात यूक्रेन और रूस की जंग की। यूक्रेन ने एंटी पर्सनल लैंडमाइंस ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया है। जंग में ज़मीन पर बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल की अब पूरी छूट मिल सकती है इस मुआहदे से अलग होने से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक अहम फैसले में बारूदी सुरंग यानी कि एंटी पर्सनल लैंडमाइंस से जुड़े एक इंटरनेशनल समझौते से यूक्रेन की वापसी की डिक्री साइन कर दी है। यूक्रेनी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और इंटेलिजेंस कमेटी के चीफ रोमन कोस्तेंको ने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट करके इस फैसले का ऐलान किया। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन पर अब बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल, स्टॉक पाइलिंग या फिर बैन से जुड़ी पाबंदियां लागू नहीं रहेंगी। ये मुआहदा जिसे आम तौर पर ओटावा ट्रीटी कहा जाता है, दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने मान रखी है, मगर अब यूक्रेन जैसे जंग लड़ रहे मुल्क ने इससे खुद को अलग करके साफ इशारा कर दिया है कि वो रूस के ख़िलाफ़ कोई भी हथियार इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ खबरें भले पसंद ना आई हों, कोशिश पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।